नर्मदे हर। अपने इस अभियान में आज हम मिल रहे हैं गिरीश बिल्लोरे जी। मुकुल, आप जबलपुर से हैं। आप कवि हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं, आप ब्लॉग राइटर हैं। आप दक्षिण एशियाई सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियों के विचारक हैं, टिप्पणीकार हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले हुए हैं। वेव कास्टिंग, पॉडकास्टिंग आप करते हैं। आपने कई एल्बम का निर्माण किया हुआ है, जिसमें नर्मदा अमृतवाणी आपका एक फेमस एल्बम है। समाज के इस परिवर्तन के दौर में हम जानना चाहते हैं आदरणीय गिरीश बिल्लोरे जी के विचार। तो अब सुनते हैं गिरीश बिल्लोरे जी को। सम्मानीय स्वजन, सम्मानीय नर्मदा प्रखर के संपादक, संयोजक, संचालक शैलेंद्र जी, सुधीजन, प्रियजन, पूज्यजन, आप सबको सादर अभिवादन। नागमती ब्राह्मण समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज हम एक ऐसी सिचुएशन पर आ गए हैं जबकि हम परस्पर संवाद आसानी से कर पाते हैं। 1920 ऐसा तो नहीं था। तार अगर गांव में आता था और उस बात का पता किसी को भी लग जाता था तो गांव भर के दिल धड़कने लगते थे। निश्चित तौर पर यह कोई बुरी सूचना ही होगी, लेकिन अब कम्युनिकेशन के साधन इतने बढ़ चुके हैं कि इस पल में घर में बैठकर अपनी बात कह रहा हूं, अगले पल में शैलेंद्र जी उसे हजारों हजार आंखों तक पहुंचा देंगे। सम्मानीय जन, इस संचार क्रांति के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा तो ये था कि पता चल गया कि हम कितने खेमों में और किस तरह से बट रहे हैं। नुकसान इस बात का था कि कानाफूसियों के चलते समाज कितना विखंडित हो गया है। किस तरह की बातें चल रही हैं। एक बेढप मीडिया जिसका हम दुर्दांत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं वो है व्हाट्सएप। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा परिवार विखंडित हो जाते हैं। तो फिर समाज कौन सी चीज है। हम बहुत बुद्धिमान समाज को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे एक अधिकारी थे, वो कहा करते थे, तुम्हारी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, हम इतना जानते हैं कि अद्भुत कन्विंसिंग पावर होता है तुम में। ये मेरे लिए बात नहीं कही गई थी। मेरे अधिकारी श्री हरीश अग्रवाल ने जो बात कही थी वो नागमती ब्राह्मण समाज के लिए कही थी। आज देखिए हम किस तरह से अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। महासभा ने भी बहुत सारे काम किए हैं। जो व्हाट्सएप पे नैरेटिव पेश किया जा रहा है उससे उलट भी बहुत सारी बातें हैं। 16 तारीख तक तो उपाध्यक्ष हूं। जी हाँ, इसी 16 अक्टूबर तक उपाध्यक्ष रहूंगा। मैं महासभा के प्रतिनिधि के तौर पर आपके समक्ष जो तथ्य ला रहा हूं कि जो वादा किया था उसको पूरा किया। अगर कोविड ना होता तो और भी परिणाम आप देखते। गुरु गादियों पर ध्यान दिया गया है। मेरे इस तथ्य की छीछा लेदर भी की जाएगी, मुझे मालूम है,
पूछा जाएगा क्या क्या प्रमाण है। प्रमाण तो पुरस्कार सम्मान के भी मांगे जाने लगे हैं। प्रमाण तो बॉर्डर पे वीर सिपाही के मरने के भी मांगे गए। बेशक ये दौर ऐसा ही है। महासभा के अध्यक्ष ने, श्री महोदय जी ने जितनी कोशिश की, बेहतर काम किया, समन्वय स्थापित करने की भरसक कोशिशें की और सफल भी हुए। विखंडन के सारे शस्त्र ऐसी मासूम पर्सनालिटी के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है, और ये शस्त्र छोड़ने का जो तरीका है वो कुटिल है। क्योंकि मैं एकात्मता की बात करना चाहता हूं। एकता में ताकत है। एकता वही बना सकता है जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक चिंतन करता हो। बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से जबलपुर का एक प्रोफेसर, हो सकता है आप उससे बहुत प्रभावित हों, मेरे ही कॉलेज में पढ़ा हुआ प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमोहन जैन ईश्वर की बराबरी करने पे जा चले थे। बहुत अध्ययन नहीं करना है, करना भी उतना ही है जितना मनन कर सकें। थैला अगर 10 किलो सामान लाने का है तो 10 ही किलो डालिए उसमें, व्यवहारिक मुद्दा है। ज्यादा सामान ठूंसने की जरूरत नहीं। थैले की क्षमता देखिए। इतने बोझ अपने सिर पे मत लीजिए, और अगर बोझ लिए हैं तो उसके पहले अपनी क्षमता को बढ़ा लेना आपकी अपनी जरूरतें हैं। महासभा के स्थापना वर्ष 1920 में जो परिस्थितियां थीं वो आज से भिन्न थीं। जी हां, उस समय इतनी उद्दंडता नहीं थी। जब मेरे जन्म के बाद में 5-6 साल, चलिए 10 साल तक, यानी आज से 40 साल पूर्व तक, 40-45 साल पूर्व तक भारत समाज, हमारा नार्मदी ब्राह्मण समाज, हमारा कल्चरल वैभव, हमारा सांस्कृतिक वैभव गर्व करने योग्य था। आज भी है। कोई भी ब्राह्मण में, कोई भी ब्राह्मण समाज उठा के देख लीजिए, हमारे नार्मदी ब्राह्मण समाज में लड़का बिकता नहीं है। अन्य ब्राह्मणों में लड़कों की खुलेआम नीलामी की जाती है। माँ बाप उसकी कास्टिंग करते हैं और उसके बदले में वधू पक्ष से पैसे लेते हैं। हमारे यहाँ स्तर भले देखा जाता रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छे पद पर बैठे अधिकारी ने 1 रुपया केवल प्रतीक के तौर पर, दहेज कह लीजिए, स्त्री धन कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, मान धन कह लीजिए, लिया था और विवाह हुआ। हरदा में ही हुआ है, और ये ऐतिहासिक बात है, आज की बात नहीं है। सोचिए कि हमारा कितना वैभवशाली इतिहास रहा है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण होंगे जहां पर बेटियां पसंद कर ली जाती थीं।
हरदा, सिवनी, टिमरदी, खरगोन, हमारे निमाड़, मालवा, इनके दूर के गांव में जाके देखिए, कई अकिंचन नार्मदेय ब्राह्मण परिवारों की बेटियां बहुत ही धनाढ्य वर्ग में या अपने से बहुत ऊंचे स्तर के, आर्थिक स्तर पर ऊंचे स्तर के परिवारों में ब्याही गई हैं। हमारे ये आदर्श हैं, क्योंकि ये वो समाज है जहां पर कोख की पूजन की जाती है। वैभवशाली इतिहास है। इसके बाद भी हम कहते हैं हमें समाज सुधारने की जरूरत है। न, समाज सुधारने की जरूरत नहीं है। समाज तो किसी के सुधारे नहीं सुधरेगा, किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम से काम करेगा, आगे बढ़ेगा। सामाजिक एकता का जहां तक सवाल है, तो हमें अपने इतिहास को देखना चाहिए। इतिहास में हमने देखा कि हमारे लोग एक परंपरा का पालन करते हैं। उस परंपरा के तहत हम देखते हैं कि हमारे घर के दीवारों पर जिरोती मांडना होता है। जिरोती मांडी जाती है। और उस जिरोती का मांडना क्या होता है आप समझते हैं? निश्चित समझते हैं। उसका मतलब होता है वसुधैव कौटुंबकम। उसमें चांद, तारे, कंघी, बच्चा, वालतेन सब कुछ है। उसमें वो भी है जो कि परिधि के बाहर है, जो वो भी है जो परिधि के अंदर है। यानी हम एक परिवार की ही पूजा नहीं करते हैं, एक परिवार को ही सुखमय होने की कामना नहीं करते हैं, बल्कि वह विश्व बंधुत्व के, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु के जो नीति वाक्य उसकी पुष्टि करते हैं। कितने विद्वान थे हमारे पुराने लोग, जिन्होंने ऐसी परंपराएं, ऐसे रिचुअल्स हमारे बीच दिए हैं। कोख पूजन के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं। इतना मधुर बैकग्राउंड है हमारा, इतना पवित्र इतिहास है हमारा, जिसे हम मानते हैं, बावजूद उसके विखंडन की कल्पना हो रही है, जो दुखद है। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते करते उस प्रश्न का जवाब दे दूं जो अक्सर उठाया जा रहा है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। नर्मदा प्रखंड ने कहा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, समझा गया अध्यक्ष कहाँ से होना चाहिए। तो अध्यक्ष ना तो निमाड़ से होना चाहिए, ना भुआना से होना चाहिए, ना पश्चिम निमाड़ से होना चाहिए, ना मालवा से होना चाहिए, ना दिल्ली से होना चाहिए, ना बम्बई से, ना ही छत्तीसगढ़ से, ना ही महाकौशल से जहां हम लोग हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो संपूर्ण नार्मदीय समाज से होना चाहिए। और ऐसे किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करना हर एक मतदाता का नैतिक दायित्व है। आप भी नर्मदा का जल हाथ में लेके कहिए कि अगर किसी ने निमाड़, भुआना, मालवा, मुंबई, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाकौशल की बात की, उसे तो आपको वोट ही नहीं देना है। उन्हें उन्हीं का वोट मिल जाए अगर वो वोटिंग पावर रखते हैं तो बहुत है, वरना उन्हें वोट नहीं देना है। उन्हें सिरे से खारिज करना है। चिंतन समग्र रूप से स्ट्रांग जिसका हो, वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दीजिए। अध्यक्ष आयातित नहीं हो, अध्यक्ष लाया गया नहीं हो, अध्यक्ष लादा गया ना हो।
महासभा से एक बात मैं कहूंगा कि करस्पॉन्डेंस में महासभा कमजोर रही है। उसके पत्र बहुत कम ही निकले हैं। कार्यालयीन मंत्री का दायित्व स्पष्ट होना था, जो बहुत कमजोर था। बहुत सारे सुझाव महासभा तक गए हैं, मानता हूं, और बहुत सारे सुझाव महासभा द्वारा स्वीकृत भी किए गए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन सबके सामने नहीं आ सका है। गुरु गादियों का प्रश्न है, कोविड के समय अध्यक्ष की सक्रिय भूमिका का मामला है, तो ये दोष हमारा है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, जिसे बाद में हमने एक्सप्रेस भी किया है। सामाजिक एकता के संदर्भ में महोदय जी और उनकी टीम ने जो काम किया है, उसे भले ही कोई अस्वीकारे, मुझे नहीं लगता कि वो अस्वीकारने योग्य रही है। एक्चुअली में समझ में ना आए तो इसमें करने वाले का कोई दोष नहीं है। मैंने एक बात और कहनी है कि युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आप केवल, खासकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आप केवल महासभा की महिला इकाई तक सीमित ना रखें। हमारी महासभा में प्रमुख पदों पर महिलाओं को आसंदी ग्रहण कराई जा सके, ऐसी कोशिश भी हो। और अगर कोई महिला अध्यक्ष आती है तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। ये वोटों पर बहस जो हो रही है, ये बेईमानी है। वोटों पर बहस करना, और जब प्रस्ताव आहूत किए गए थे और प्रस्तावों को भेजना, निश्चित तौर पर आपने कोई लिखित प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, तो अब आप गाना भी नहीं गा सकते कि ऐसा होना था, वैसा होना था, क्योंकि ये तो सीधा सीधा पॉलिटिकल गेम सरीका लगता है। तो प्लीज़ ऐसे हथकंडे ना अपनाए जाएं, क्योंकि IQ सबके पास है। क्षेत्रवाद के मुद्दे पर कोई भी सहमत नहीं है। सबकी एक ही आवाज़ है, सबकी एक ही सोच है कि हम क्षेत्रवादिता से ऊपर उठ के काम करें। ऐसा नहीं कि कोशिशें इस महासभा ने नहीं की हो। एक घटना का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि घटना सीधे सीधे मुझसे संबंधित है। अनुरोध किया था हमने इंदौर में किसी अवसर पर महासभा से कि हम चलकर इस विवाद का पाटाक्षेप कर देते हैं। विवाद के पाटाक्षेप के लिए हमने उनसे यह भी कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हरदा चल के सभी से बात कर लें। हुआ भी वैसा ही, हरदा आए, लेकिन परम पूज्य साकल्य साहब से हमारी भेंट नहीं हो पाई। उनकी व्यस्तता होगी, कार्यों में व्यस्तता अवश्यंभावी है और स्वाभाविक भी है। अगर वे हमसे नहीं मिल पाए तो कोई आपत्ति नहीं। हम एक और मिशन को लेके आए थे ताकि हम परम पूजनीय पांडुरंग जी पटेल से मुलाकात कर लें। हम परम पूजनीय रामकृष्ण बलवटे साहब से मुलाकात कर लें और इस बहाने और भी लोगों से मुलाकात करके यह कोशिश करें कि क्षेत्रवाद अब समाप्त होना चाहिए। लेकिन हरदा में हमारी मुलाकात ना होने के बाद परम पूज्य पांडुरंग जी पटेल ने हमें पूरे स्नेह से डांटा भी, प्यार भी किया, आशीर्वाद भी दिया। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई थी
जब पूजनीय पांडुरंग जी पटेल साहब ने, जिन्हें मैं मामा जी कहता हूँ, मेरे पिता के मामा हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये प्रयास बहुत अच्छा है और सबको एकजुटता में रहना चाहिए। इस समय की भी मांग है और ज़रूरत भी है। उन्होंने सम्मानीय सदस्यों का सम्मान भी किया, यथोचित सम्मान किया, शाल श्रीफल के साथ अंतरात्मा से आशीर्वाद भी दिया। और यह परिस्थितियां ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे हम इस प्रश्न को भूल गए हों और भूल जाएंगे। अगली बैठकों के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद में जो घटनाक्रम हुआ सभी जानते हैं। और मिलन संस्था के संस्थापकों से और वर्तमान अध्यक्ष से मेरा यही अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकारते हुए अपने संविधान से वो धारा हटा लें जो कि सामाजिक एकता के लिए घातक है। इसी तरह आदरणीय चतुर्वेदी जी से भी अनुरोध है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र अपने उस समूह से या तो नार्मदीय ब्राह्मण समाज का मुख्य हेडर हटा लें या फिर प्रयास करें कि उसे उसके उद्देश्य के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भवानी का नाम भी सम्मिलित करें। यह बड़ा अनुकरणीय कार्य होगा, वरना फेसबुक के नियमावली मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि अगर हम फेसबुक में रिपोर्ट कर देते हैं कि तो निश्चित तौर पर फेसबुक स्वयं ही ऐसे पेजों को ब्लॉक कर देता है। तो मेरा आग्रह भी है, विनम्र अनुरोध भी है, इसे कोई चेतावनी मानना चाहे तो चेतावनी भी मान सकता है। जो भी कहिए मुखर होके कहिए, प्रखर होके कहिए और सत्य कहिए। ये हमारे सामने आई, जिसको लेके महासभा के अध्यक्ष भी बहुत चिंतित थे। उसमें एक घटना मैंने आइडेंटिफाई की थी। आदरणीय चीफ मैनेजर रिटायर्ड चतुर्वेदी साहब ने अपने पुत्र या नई पीढ़ी के किसी युवक से एक समूह बनवाया था। उस समूह में, चूंकि वो साहित्यिक उद्देश्य से बना हुआ समूह था, उसमें ये लिखा गया था निमाड़ और मालवा। मैंने बाकायदा उसी फेसबुक पेज पर आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करते हुए महासभा अध्यक्ष को अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने उसकी पतासाजी की और चतुर्वेदी साहब से आग्रह किया। चूँकि चतुर्वेदी साहब उसको तुरंत हटाने के लिए सहमत हो गए, तो ये उनकी महानता है। और हल मुश्किल से 6-7 दिनों के अंदर निकल गया। क्या स्थानीय प्रॉब्लम्स के हल करने के लिए ऐसे कोई प्रयास किए गए? मुझे नहीं लगता कि कश्मीर की किसी समस्या को हल होने देना चाह रहे हों वो लोग। अगर सच्चे प्रयास किए गए होते तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता। हाल ही में इस बात का पता चला कि एक संस्था ने भोपाल में अपने संविधान में इतना जहरीला उपबंध डाला है जिसमें ये कहा गया है कि अमुक क्षेत्र के अलावा कोई भी उसका सदस्य नहीं हो सकता। महासभा को एक्शन लेना था।
और ऐसे संगठन की मान्यता को समाप्त करने की चेतावनी देते हुए वो धारा विलोपित करा लेनी थी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और उन्होंने इस बात के लिए, मेरे पास भी नंबर आ चुके हैं, मैं उनसे बात करूंगा। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा। लेकिन ये आधार नहीं है सामाजिक विखंडन का। स्थानीय समस्याएं हैं। महासभा को स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए भी सजग रहना जरूरी है। इसे मैं स्वीकारता हूं और स्वीकार लेना भी चाहिए। स्थानीय समस्या हर जगह पैदा होती है, उसका हल भी स्थानीय स्तर पर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जबलपुर की इकाई आदर्श इकाई के रूप में दिखती है तो हमारे वैचारिक मतभेद नहीं हैं वैचारिक मतभेद, लेकिन दुश्मनी नहीं है, दुराग्रह नहीं है। कारण यह है कि हमारा सिद्धांत है कि असहमतियों को हम विरोधी होने का प्रतीक नहीं मानते। असहमतियां हो सकती हैं। मुझे नर्मदे भवन के लिए काम करना है और आपको भी नर्मदे भवन के निर्माण के लिए काम करना। मेरा तरीका है कि थोड़ा लंबा घूम के जाएंगे उस भवन में पानी डालने के लिए। किसी का तरीका है कि वो शॉर्टकट से चले जाएंगे। तो असहमतियां तो हो सकती हैं ना। कार्य प्रणाली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन सम्मान में जो सबसे मूल आधार है, प्रेम में और एकात्म भाव में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो इस बात के पक्षधर नहीं है उनको समझ लेना चाहिए कि अगर बबूल बोगे तो कांटे ही उगेंगे, अखरोट नहीं उगेंगे। अखरोट के फल बहुत इंतजार के बाद आते हैं। हो सकता है मेरे जीवन काल में ना आए अगर मैं अखरोट का पेड़ लगाता हूँ। जन्म से बच्चों को सिखाइए अखरोट का पेड़ लगाना। बबूल तो वैसे ही पक जाते, बन जाते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। बबूल लगाने की जरूरत नहीं है, अखरोट लगाने की जरूरत है। वो फटी हुई जाजम जो है ना, 3 हिस्सों में लोग अपनी अपनी एकता को प्रदर्शित करने ले जा रहे हैं। देखना उस जाजम के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर हमारे में एकात्म भाव नहीं है। और इस एकात्म भाव का आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में भारतीय दर्शन ने, आदि गुरु के दर्शन ने संचार किया है। अगर मैं इतिहास को जानता हूं तो जानता हूं कि हम नार्मदीय ब्राह्मणों को हमारा स्थान दिलाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या क्या यत्न प्रयत्न किए हैं। वो भी नंबूदिरी थे। सीधे दक्षिण भारत से ओंकारेश्वर आ गए थे। सामवेद के प्रकांड विद्वान जब बात करते थे तो जो स्रोत निकलते थे उसे हम गा रहे हैं, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका दुख है। कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक चिंतन कमजोर है। हम ये नहीं सोच पाते कि ये जो नदी बहती है ना, ये नदी नहीं बूंदों की
एकजुटता का स्वरूप है। अगर बूंदें एकजुट नहीं होती तो हवा में वाष्पित हो जाती, उड़ जाती। लेकिन नन्ही नन्ही बूंदों ने संकल्प लिया है कि चलो इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होके नदी बनने की उनमें जो उत्कंठा थी, उस उत्कंठा का स्वरूप ही रेवा है। और इस नर्मदा के पुत्र होने का हम दावा करते हैं तो सिर्फ दावा ना रह जाए। अद्वैत को समझिए। अद्वैत सिर्फ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन का विषय नहीं है। जब भौतिक स्वरूप में हम अद्वैत को स्वीकारते हैं तब हम पवित्र हो जाते हैं। और यही आध्यात्मिक चिंतन सामाजिक एकात्मता का, जिसकी बार बार प्रयोग से मेरे एक वरिष्ठ मित्र मेरा उपहास करने लगे थे। खैर वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर उनको क्षमा करना, माँ नर्मदा उनको माफ करना। मेरा एकात्मता का सूत्र जो मैं दे रहा हूँ वो वही सूत्र है जो मैंने पूर्वजों से प्राप्त किया था। आप लोग भूल गए, जो वो लोग भूल गए, आप सबको नहीं कहना चाहिए, वो लोग भूल गए जो विखंडन की बुनियादें रख रहे हैं। एकात्मता का सूत्र 1920 में हमारे संस्थापकों ने हमें दिया है। उनकी परिकल्पना में ऐसी समाज ना थी। उन्हें ये भी थोड़ी मालूम था कि हम लोग इस तरह से चिंतन करते रहेंगे। आदरणीय, एपिसोड के इस भाग में मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले भाग में अपनी कुछ बातें और रखूँगा। नर्मदे हर, प्रणाम, नमस्ते।